अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आपको पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हुए आपको मोर देन 1 मंथ हो गया है। तो अब आपकी फ़िज़िक्स के राउंड अबाउट 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो 20 लेक्चर्स में आपने चैप्टर नंबर 1 को भी कवर कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 भी आप मोर देन हाफ चैप्टर आप कवर कर चुके हैं। तो आपकी जो सेकंड लास्ट आर्टिकल है टार्क का, वो आज आपका टारगेट है उसको कवर करना। आज आप टार्क का टॉपिक पढ़ेंगे, टार्क क्या है, और आपका जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं साथ साथ और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। और हम आपसे यही तवक्को करते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं आपका कीमती वक्त बचाने के लिए, वो आप घर बैठ के अपने टाइम को वेस्ट करने के बजाय आप इसके ऊपर हमारे जो हिमालयाज़ ग्रुप ऑफ कॉलेज ने जी जो काम स्टार्ट किया हुआ ऑनलाइन लेक्चर्स का, इससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलें जी आज के लेक्चर के ऊपर चलते हैं। टार्क, तो टार्क क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन टार्क। तो टार्क है बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज टार्क। उसको आप टार्क कहते हैं। तो टार्क को आप सेकेंड वे से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो बेसिकली टार्क आपको किसी भी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है। रोटेशन मोशन के लिए आपको टार्क रिक्वायर्ड होता है। तो टार्क की सेकेंड डेफिनेशन में आपको डायग्राम से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाइक है, उसका आपने नट ओपन करना है। तो नट को ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्पैनर और रेंच। आप वो यूज़ करते हैं स्पैनर और रेंच, तो वो भी बना लेते हैं। तो जी स्पैनर की मैंने डायग्राम बना दिया और ये नट सेंटर में। अब आपने रोटेशन प्रोड्यूस करनी है इसके सेंटर में और आप रेंच के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये है आपका जहां आपने फोर्स लगानी है और ये है जहां आपकी रोटेशन प्रोड्यूस होनी है। इसे आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां रोटेशन प्रोड्यूस होनी है। और ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके दो पॉइंट हैं और इन दोनों के दरमियान जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आ जाएगा, जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस होगा, इसको कहा जाएगा मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, इसको मूवमेंट आर्म और एल कहा जाता है। ये आपका मूवमेंट आर्म और एल हो जाएगा। तो यहां से इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाएगी? मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ये आ जाएगी इसकी कि टार्क इज इक्वल टू एल एफ। ये आ गया। तो इस दर से आप सेकेंड डेफिनेशन बता सकते हैं क्या है? द टार्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने क्यों कहा? अब ये देखें फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। ये देखें इस पॉइंट में आपका मूवमेंट आर्म इस डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है? 90 का, इसीलिए इसको कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से आपने डेफिनेशन देखी इधर से, टार्क इज इक्वल टू द, टार्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। अब ये देखिए मूवमेंट आर्म मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप टार्क कहते हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन जो आपको बताई है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज टार्क। तो ये टार्क के डेफिनेशंस हैं।
आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दी। अगर आगे चलें हम ये कह सकते हैं कि टार्क, डिपेंडेंस ऑफ टार्क, कि टार्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको फार्मूले से शो हो रहा है कि ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन सा? आपकी अप्लाइड फोर्स के ऊपर, डिपेंड कर रहा है, और सेकंड आपके मूवमेंट आर्म, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन दो के ऊपर डिपेंड करता है। अब इधर से हम एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कंसेप्चुअली। अगर ये आपका ये नट है, इसको ओपन करना है रेंच के थ्रू या स्पैनर के थ्रू, तो स्पैनर की लेंथ अगर कम होगी तब आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी। अगर आपने फोर्स को रिड्यूस करना है तो स्पैनर की लेंथ को आप ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप ये बता सकते हैं, ये देखें टार्क इक्वल टू एल एफ होता है, तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं टार्क ओवर एल इक्वल टू एफ। तो ये देखें आपके मूवमेंट आर्म और फोर्स का आपस में रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है कि अगर आपकी मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो फोर्स आपको क्या कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। ये अगर आपका ज़्यादा होगी तो फोर्स आपकी कम होगी। तो यानी स्पैनर की आप लेंथ जितनी ज़्यादा करते जाएंगे आपको फोर्स उतनी ही कम लगानी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिकल अब ये देखें, लेमैन को भी पता है, जो अनाड़ी है जिसने फिज़िक्स नहीं पढ़ी उसको भी इस कंसेप्ट का पता होता है। वो कैसे? आप देखते हैं अक्सर जो बड़े ट्रक होते हैं उनके अगर टायर पंचर हो जाए, टायर उसका नट खोलना हो, अब उसके नट को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो उस जो मैकेनिक है, जो ट्रक का जो वो नट खो रहा है, उसको भी आइडिया है। वो क्या करता है, उस स्पैनर के साथ एक रॉड लगा देता है, एक्स्ट्रा रॉड अटैच करते हैं और उसके ऊपर बड़े आराम से हाथ रखते हैं और ये खड़े होते हैं तो वो ओपन हो जाता है। उसने क्या किया, वो जो रॉड लगाया, उसने वो रॉड क्यों लगाया स्पैनर के साथ ही, उसने क्यों इजीली नहीं खोल लिया? तो उसकी रीज़न ये है, उससे भी पता है कि अगर मैं उस स्पैनर की लेंथ को इंक्रीज़ कर दूंगा तो मेरी फोर्स क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उसने वो बेसिकली वही कंसेप्ट यूज़ किया और उसने आराम से लेंथ को बढ़ाया और उसकी फोर्स रिड्यूस हो गई और वो ट्रक का जो नट था वो इजीली ओपन हो गया। तो ये उसको भी बात पता है। तो अगर आपको फिज़िक्स पढ़कर भी इन चीज़ों का पता ना चले तो फिर तो अफसोस है, अफसोस। तो ये आपने उनकी एप्लीकेशंस भी साथ साथ पढ़नी है कि आपको टार्क कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फोर्स को रिड्यूस करवाना हो तो फिर आप किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, किस तरह अपनी एफ़र्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपने काम करना होता है। आपने बेसिकली लेंथ को बढ़ाना होता है कि आपको टार्क प्रोड्यूस कर सकें उसको। तो ये हैं, चलें आगे चलते हैं। अब टार्क के जो फार्मूला है उधर से हम उसके यूनिट्स, डिमेंशन, उनको भी आगे लेके चलते हैं। तो ये देखें, जैसा कि आपको फार्मूले से पता चल रहा है, टार्क इज़ इक्वल टू एल एफ है। तो फोर्स आपका जो लेंथ है वो मीटर में होती है, फोर्स का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, यूनिट। और अगर आपसे पूछा जाए, ये यूनिट है, अगर आपसे पूछ ली जाए डिमेंशंस क्या हैं, डिमेंशंस के, तो वो आप यूनिट से निकालें। फोर्स की डिमेंशन mL/t-2, लेंथ की मीटर है तो उसकी डिमेंशन हो जाएगी L, तो ये बन जाएगा mL²t-2। तो ये उसकी डिमेंशंस आ गई। अब एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स वही आप लिख सकते हैं कि जो आप स्पैनर और रेंच की मदद से नट को ओपन करते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल भी आप साथ कोट कर सकते हैं। तो ये अभी तक आपने टॉपिक में पढ़ा है। अब आगे उसके बाद में चलेंगे, पहले जो आपने अभी पढ़ चुके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को डिस्कस किया। डेफिनेशन आपको मैंने 2 वेज से डिफ़ाइन किया टार्क की। फिर उसके बाद आपने मैथमेटिकल फॉर्म, फिर टार्क किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसको डिस्कस किया। फिर अगर हम मूवमेंट आर्म लेंथ को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। कम कर दें फिर क्या होगा। फिर हमने उसके यूनिट को डिस्कस किया है, उसकी डिमेंशन को डिस्कस किया है, उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं। तो अब आप केस डिस्कस करने लगे हैं टार्क
प्रोड्यूस इन ए रिजिड बॉडी, कि आप रिजिड बॉडी को लेके उसके अंदर आप टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो मैं फर्स्ट केस ये 2 डायग्राम आपके सामने टाइम को सेव करने के लिए थोड़ी सी ड्रॉ की हैं, कंप्लीट अभी इसको करने लगा हूँ। ये आपका एक पॉइंट है, आपका ओरिजिन पॉइंट ओ है, और ये पी पॉइंट है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एफ रिजिड बॉडी के ऊपर, और ये आपका इन दोनों के दरमियान ओ टू पी आपका एक पोजीशन वेक्टर है जिसको आप आर कह सकते हैं, आर आपका पोजीशन वेक्टर। और फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान आपका जो एंगल है वो थीटा है, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया इधर। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये आपको बताया कि ये एक रिजिड बॉडी है जो ब्लैक से मैंने शो की गई है। ओ टू पी आपका एक पोजीशन वेक्टर है आर, आपका पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान एक एंगल है जिसको मैंने थीटा से ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करने लगा हूँ, मींस फोर्स को मैं उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने लगा हूँ, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में। तो मैं वो कैसे ब्रेक डाउन करूँगा, आपको पता है कि फोर्स की आपने रेजोल्यूशन करनी हो तो उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब जिसके ऊपर करना है, यानी आप पोजीशन वेक्टर के ऊपर करने लगे हैं, फोर्स को ब्रेक डाउन करना है तो आपने पोजीशन वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये देखें, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लगा हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 का एंगल। तो ये देखें आर ये जा रहा है ओ टू पी इस डायरेक्शन में आगे, और मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल हो, ये देखें इधर 90 का एंगल बन रहा होगा। तो ये आपका जो कंपोनेंट आएगा ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को कहा जाता है एफ साइन थीटा। और इधर जो आपका कंपोनेंट आएगा वो आपका एफ कॉस थीटा। आप याद रखें कि ये जो कंपोनेंट है ये इस कंपोनेंट के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल, ये और ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। और जो x की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वो आप cos थीटा लेते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है y की डायरेक्शन में वो आप sin थीटा के फॉर्म में लेते हैं। तो ये देखें 90 के एंगल से 90 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये आपका बन गया। अब इधर से आप कह सकते हैं कि जो आपका f cos थीटा है ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of पोजीशन वेक्टर r। और f साइन थीटा आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर टू आर, ये आपका आ गया। अब इधर से फिर आप मैथमेटिकल फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि आपका आ जाएगा, आपका टार्क होता है एल एफ, तो एल आपका मूवमेंट आर्म, तो वो वैसे का वैसे रहेगा, आपका आर होता है आपका जो फोर्स है। अब ये देखें इसमें ये जो दो कंपोनेंट हैं एफ कॉस थीटा, इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी क्योंकि ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ से पास कर रहा है, तो ये कोई भी आपका एफ कॉस थीटा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कौन सा कंपोनेंट करेगा, एफ साइन थीटा ही सारे का सारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इधर भी आप फिर फोर्स का सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही लेंगे जो आपका आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा टार्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म इसकी आ जाएगी इस वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। अब मैं अगर इसको सिर्फ अभी उस फॉर्म में आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा
और साथ n यूनिट वेक्टर s है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपल r क्रॉस f s, ये आ जाएंगी उसकी। और ये आपका n क्या बता रहा है, n यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन को, n यूनिट वेक्टर आपकी डायरेक्शन को बता रहा है। वो क्या होगी, आपकी टार की डायरेक्शन है जो आपको राइट हैंड रूल से पता चलेगी, जो इन दोनों के r के और f के परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन में r और f आपके मौजूद हैं उसके परपेंडिकुलर होगी, जो आपको राइट हैंड रूल से पता चल जाएगी। अगर r और आपका f x और y की डायरेक्शन में है तो आपका टार्क होगा z की डायरेक्शन में, जो आपको राइट हैंड रूल से पता चल जाएगा, राइट हैंड रूल आपको बता देगा। अगर आप इसके ऊपर चलते हैं, अब रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आप करने लगे। इधर आपने किया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, आपने फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया है। इधर अब आप आर को ब्रेक डाउन करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, तो वो कैसे करेंगे, इधर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आर के ऊपर, पोजीशन वेक्टर के ऊपर, अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एफ के ऊपर, और परपेंडिकुलर मींस 90 के एंगल से आपने फॉल डाउन करवाना है। तो ये आपकी फोर्स जिसमें एंगल बन रहा था आपका आर, और ये आपका पोजीशन वेक्टर था ओ से पी, ये पी पॉइंट। अब आपने इस एफ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना है, तो ये देखें ये है इसके ऊपर परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल, ये देखें 90 का एंगल बने। तो ये जो आपका कंपोनेंट है ऐसे परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया, तो ये जो कंपोनेंट है आर को रिजॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए आपका आ जाएगा इधर आर साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये जो इस कंपोनेंट को इससे मिलाएंगे, ये आपका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और इधर भी आपका एंगल जो बनेगा वो थीटा ही होगा। ऐसे ये आपका थीटा आ जाएगा ऐसे। तो ये आपका आर कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर होगा, और आर साइन थीटा आपका क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो जो आपका एफ के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इधर आप क्या करेंगे, अगेन आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे टार्क इक्वल टू एल एफ, तो इसमें अब आपका जो f है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये जो आपका l है, ये l किसके इक्वल आ जाएगा, l बेसिकली r साइन थीटा के इक्वल होगा। मूवमेंट ऑन l इक्वल टू r साइन थीटा होगा। जब आप इसको इधर पुट करेंगे r साइन थीटा, तो ये टार का फॉर्मूला बन जाएगा r f साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें आर एफ साइन थीटा, और साथ एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर क्रॉस एफ एस है। तो एन आपका अगेन डायरेक्शन बता रहा है टार्क की। तो याद रखें कि टार्क क्या है, टार्क बेसिकली रोटेशनल मोशन में अपना रोल प्ले करता है, टार्क अपना रोटेशनल मोशन में। अब टार्क की डायरेक्शन जो है, अब आपका टार्क कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उसकी रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस टार्क की रोटेशन हुई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हो तो टार्क आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका टार्क हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन में तब आपका टार्क नेगेटिव लिया जाएगा। टार्क आपका वही रोल प्ले करता है, आपका वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो आपका फोर्स प्ले करता है लीनियर मोशन में। मींस जो काम आपकी फोर्स करती है लीनियर मोशन करवाने के लिए, लीनियर मोशन में, वही काम टार्क करता है एंगुलर मोशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और लास्ट पॉइंट है आपका, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो क्या टार्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ये आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। If the body is at rest or moving with uniform angular velocity, it produce torque। तो आपने इसका आंसर क्या करना है, टार्क है आपका इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब ये देखें आपका अल्फा क्या है, कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। इस केस में आपका टार्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। टार्क आपका ज़ीरो प्रोड्यूस होगा, टार्क आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि आपका जो सेकंड लॉ ऑफ एंगुलर मोशन है वो बताता है कि आपका जो अल्फ़ा है वो ज़ीरो हो जाएगा, अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा। और जब आपका अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई जब होगा तो आपका टार्क भी ज़ीरो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, तो आपका टार्क भी ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अब ये देखें, आपने पढ़ा होगा, ये आप रिलेशन फिफ्थ चैप्टर में भी जाके पढ़ेंगे। ये फिफ्थ चैप्टर में आपका थर्ड आर्टिकल है, वहाँ आप रिलेशन ये पढ़ेंगे। फिफ्थ और सेवन्थ में भी आएंगे ये कंसेप्ट्स। तो यहाँ आपको अगर क्लियर नहीं भी होता ये फार्मूला जो लिखा हुआ है ये आपको चैप्टर नंबर 5 में जाके क्लियर हो जाएगा, तो ये वहाँ आएगा आपका। तो इस टॉपिक को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टार्क को डिफ़ाइन किया है, टार्क क्या है उसकी डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आपने कहा है प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो टार्क है आपका। सेकेंड डेफिनेशन आपने बताई है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आपका मूवमेंट आर्म, वो आपका टार्क है। तो आपका मूवमेंट आर्म कहाँ से कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, वो आपका जो डिस्टेंस होता है उसको मूवमेंट आर्म कहते हैं। फिर उसके बाद आप आगे चले थे, मैथमेटिकल फॉर्म आपने पढ़ी थी। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, टार्क L क्रॉस F, LF होता है। तो आपका टार्क इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिस्कस किए। फिर उसकी एग्जांपल डिस्कस की, फिर उसके यूनिट्स डिस्कस किया आपने, डिमेंशन क्या होती हैं वो डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने टार्क जो रिजिड बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, तो हमने रेजोल्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। फिर हमने रेजोल्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, तो ये डायग्राम्स आपके ड्रॉ की, उसके अकॉर्डिंगली उनके फार्मूलाज ड्राइव किए। फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि टार्क है क्या, उसका रोल क्या होता है, लीनियर मोशन में कौन सा रोल प्ले करता है, कौन रोल प्ले करता है, एंगुलर मोशन में टार्क का क्या रोल होता है, ये बातें डिस्कस की हैं। फिर हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया कि आपका अगर बॉडी रेस्ट पर हो या आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो क्या उसमें टार्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, तो उसमें टार्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये हमने इस फार्मूले से प्रूव कर लिया। ये फार्मूला आपको चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका आज का आर्टिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट रहता हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो आपने उसको ज़रूर पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर करता जाता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0331630658 तो आप इस नंबर पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर दिए जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।